हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी, जिसपे हम बेसिकली सीटेट और बाकी टेट एग्जाम जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर समझाया था, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था। नाउ अब हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड चैप्टर पे। इसमें एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, उस कंसेप्ट को थॉरली हम एक एक चीज उसका ढंग से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और साथ ही उस कंसेप्ट पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। नाउ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये बहुत सारे फंडामेंटल डेवलपमेंट से डील करता है। एक बच्चे की जो दिनचर्या में जितने भी फंडामेंटल डेवलपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर रोशनी डालता है। ये जो है, ये चैप्टर लगभग इसी चीज पे बेस्ड है। और इस चैप्टर पे देखा जाए तो इसका वेटेज जो है वो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी सिलेक्शन सिर्फ 1 मार्क्स से भी रह जाता है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नाउ पहला है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, मतलब बाल विकास की अवधारणा क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, इसमें क्या रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ये क्या करता है कि ग्रोथ की पैटर्न क्या है, जो ग्रोथ हो रही है बच्चे में उसका क्या पैटर्न है, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं हम उसके ऊपर। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। सो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो एक बार हिंदी पे भी फोकस कर लें, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा दिक्कत इंग्लिश वालों को आती है, हिंदी वालों को नहीं आती है। ठीक है, बाकी जो लैंग्वेज है वो तो हमारी हिंदी है। ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में, ये सब चीजें हम इसमें ध्यान देते हैं। कह रहा है कुछ, जिसमें से कुछ चीजों पे हम फोकस करें तो फर्स्ट इज चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। क्या बोला गया, कंसेप्ट क्या है कि चाइल्ड जो है वो बहुत यूनिक है और बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो और कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ यूनिकनेस तो होगी। ये बच्चा, अगर सपोज मेरे पास दो बच्चे हैं ए एंड बी, तो ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, चाहे हम ट्विंस ही क्यों ना ले लें, दो सेम बच्चे भी ले लेना, तब भी उनमें कुछ फिजिकल फीचर्स भले ही सेम हो ट्विंस होने की वजह से, बट उनके डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी, बिहेवियर और ये सब चीजें उनकी अलग अलग होती हैं। सेकंड, चाइल्डहुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, इसी में जो बच्चा होता है अपने आप को बिल्ड करता है, किस चीज के बेस पे, फाउंडेशन, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करता है। किस चीज के फाउंडेशन को बिल्ड करता है, लाइफ के। ठीक है, और आगे आगे अपनी और जिंदगी के जितनी चीजें होती हैं उनको वो बिल्ड करता है चाइल्डहुड एज में। इसी टाइम में जो बच्चा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा, पिछले वीडियो, तो उसमें मैंने डेवलपमेंट के बारे में सारी चीजें बताई हैं। उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक पार्ट था, जिसमें कॉग्निटिव मींस मेंटल डेवलपमेंट, कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, मेंटली कितना ग्रो हो चुका है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन सब चीजों को वो चाइल्डहुड एज में हासिल करता है। और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये सब उस टाइम पे एक्यूमुलेट होते हैं, उसके अंदर इकट्ठे होते हैं, आते हैं। ठीक है, और थर्ड इज मेजर्ड क्वालिटेटिवली। ये सब चीजें होती हैं जो क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिवली। मतलब कितने ज्यादा है वो नहीं मैटर करता, कि क्वालिटी क्या है उसकी। कि जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। हमने पढ़ा था ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो थी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें हमने क्या देखा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, तो ग्रोथ तो क्वालिटेटिव होता है, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। गुणात्मक और मात्रात्मक पढ़ना, तो गुणात्मक है ये, क्वालिटी मैटर करती है, इसकी गुण क्या क्या है। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, प्रोग्रेस में बढ़ता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, और एक बेबी से लेके, बच्चे जब जन्म लेता है, फिर टॉडलर बनता है, फिर उसका टीनेजर बनता है, फिर एडल्ट बन के, और जैसे बूढ़ा होता है तब तक ये चीजें चलती रहती है उसके अंदर, ये क्वालिटीज डेवलप होती रहती है। ठीक है, नाउ अब प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, उनके ऊपर देख लेते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या है। तो कह रहे हैं कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि पैटर्न और ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न और प्रोसेस की तरफ इशारा करते हैं। और ये बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है,
और ऑर्डरली प्रोसेस है। प्रिडिक्टेबल मतलब जो प्रिडिक्ट कर सके, जिसकी भविष्यवाणी कर सके कि हाँ ये डेवलपमेंट यहाँ तक पहुंच सकती है, आगे जाके ये चीजें हो सकती हैं। और एक ऑर्डरली है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, सीक्वेंस गड़बड़ गड़बड़ नहीं होगा कभी भी, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न और सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। हर बच्चा जो है उसका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट सिमिलर पैटर्न में होता है, ठीक है। सिमिलर सीक्वेंस भी होता है और सिमिलर डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। कि छोटा बच्चा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अलग अलग एजेस होते हैं, टीनेजर्स, एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, ठीक है। ये सब चीजें थी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। तो ये सब सीक्वेंस ही आता है, किसी का अर्ली चाइल्डहुड फिर लेट चाइल्डहुड आएगा, पहले लेट और फिर अर्ली नहीं हो सकता। ये सब चीजें सीक्वेंस में ही आती हैं हर चीज में, हर बच्चे की। बट स्टिल हर बच्चे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन। अब जो सीक्वेंस में डेवलपमेंट हो रही है इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं। The first is cephalocaudal sequence. Cephalocaudal sequence क्या है? According to this principle, the process first gains control of the head. कि जो cephalocaudal sequence है और उससे क्या पता लगता है कि जो ये प्रोसेस होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो प्रिंसिपल है, जो मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सीधा पहले दिमाग से स्टार्ट होता है, हेड से, सिर से स्टार्ट होता है, फिर वो हाथों की तरफ जाता है, फिर वो पैरों की तरफ जाता है, मतलब ऊपर से लेके स्टार्ट होते हुए नीचे तक जाता है। अब इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, वो पहले अपने दिमाग पे कंट्रोल पाता है। वो जब लेटा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो पहले अपने दिमाग से चीजों को सोचता है, समझता है, देखता है। उसके बाद वो अपने चेहरे की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा और नीचे आता है। फिर पहले 2 महीने तक ये काम होता है, फिर अगले कुछ महीनों में वो क्या करता है, अपने आप को उठाना स्टार्ट कर देता है, मतलब बॉडी मूवमेंट होने लग गई, उसके हाथ पैर घूमने लग जाते हैं। और 6 से 12 महीने के बाद वो क्या करता है, अपने लेग्स पे कंट्रोल ले लेता है, और हो सकता है वो क्रॉल करने लग जाए, स्टैंड, और फिर वॉक करने लग जाए। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और फिर जाते जाते पैरों तक पहुंची है ये। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। डेवलपमेंट होगी तो चेंज तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट हो रही और चेंज ना हो। ह्यूमन बीइंग इज नेवर स्टैटिक। कभी ह्यूमन बीइंग रुकता नहीं है, कभी ह्यूमन बीइंग स्टैटिक नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, जब वो पैदा हुआ था और जब तक वो मरेगा, जब तक जिंदा है, मतलब जो पीरियड में वो जिंदा है, द पर्सन अंडरगोज चेंजेस। जो पर्सन है वो चेंजेस होते रहेंगे उसके अंदर, जिसमें सबसे मेन जो चेंजेस हैं वो कौन से हैं? उसके साइज में, उसके प्रोपोर्शंस में, शरीर के हिस्से ग्रोथ हो रही है। एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल। मेंटल डेवलपमेंट उसने पूरे अपने लाइफ में क्या क्या ली है वो भी लेगा, मेंटली भी बढ़ेगा। मोटर स्किल्स क्या से होते हैं? राइटिंग, ड्राइंग, एक्सेट्रा। आपको मैंने पहले मोटर स्किल्स के बारे में लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और बिहेवियर भी उसका चेंज होता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड शोज लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड बेटर एबिलिटी टू रीजन एंड रिमेम्बर। एक बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज में बेटर होता है, लैंग्वेज में डेवलप करता है, और उसकी कुछ एबिलिटीज बढ़ती हैं रीजनिंग देने की और याद रखने की, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जो डेवलपमेंट होता है जनरल होता है, फिर वो स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। मतलब पहले जनरल नॉलेज बढ़ती है, जनरल डेवलपमेंट बढ़ती है, फिर एक स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज की डेवलपमेंट बढ़ती है। जैसे कह रहा है इन ऑल द फेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जब वो बच्चा शुरू में पैदा होने वाला होता है, ठीक है, और उसके बाद जब हो चुका होता है, तो उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जनरल एक्टिविटी प्रोसीड्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटी बाय मींस ऑफ इन by means the infant is able to grasp an object with the whole hand just after the birth before using only the thumb and the forefinger। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसको जानने का, कि एक बच्चा जब पैदा होता है, तो जब छोटे में शुरू जब पैदा होता है ना, तो सपोज उसको अगर इसको होल्ड करना है, तो उससे पहले 4 उंगलियों से उसको होल्ड करेगा, वो यूं करेगा या यूं पकड़ेगा, उंगलियों को नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने पूरे पाम से, मतलब अपने इस हाथ से पकड़ेगा, हथेली से। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको पता लगता है कि हाँ उंगलियां भी कुछ होती हैं, या फिंगर्स में भी हम इसको ग्रिप कर सकते हैं। तो पहले उसको ग्रास्प करना, मतलब चीजों को पकड़ना, पूरे हाथ से पकड़ता है, उसके बाद उंगलियों का, 4 फिंगर्स का यूज करता है। तो ये क्या हुआ, बेसिक्स जनरल से स्पेसिफिक, पहले जनरल फिर स्पेसिफिक, मतलब बाद में उसको डिटेल में वो चीज समझ में आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है वो को रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता किसी के हाथ की डेवलपमेंट हुई तो पैरों की नहीं होगी, दिमाग की हुई तो हाइट की नहीं होगी, सब कुछ को रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड है मतलब जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना। तो क्या जितने भी डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल, जो बच्चा फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, वो सोशेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगी उसके अंदर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग और इमोशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर स्टेबिलिटी होगी उसके अंदर, क्योंकि वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल, मतलब कंप्लीट सेट में डेवलप होता है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता किसी का मेंटली डेवलप हो गया फिजिकली नहीं हुआ, या फिजिकली डेवलप हो गया मेंटली नहीं हुआ। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बट जनरल बात की जाए तो सारा डेवलपमेंट साथ में होता है, यूनिफाइड होता है, मिला होता है। फिर उसके बाद है कि डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी थ्रू आउट द लाइफ चलता है, चाहे वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि शुरू शुरू में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, जैसे एक बच्चा जब ग्रो करता है तो उसकी धीरे धीरे करके एज बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद उसकी एज धीरे धीरे बढ़ने के इन द सेंस कि मतलब सपोज एज तो साथ साथ बढ़ रही है, बट शुरू में हाइट जल्दी बढ़ती है और एक टाइम के बाद उसकी हाइट रुकने लग जाती है। तो क्या ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, बट एक चीज ध्यान देना है आपको कि मैं जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ तो 18 19 या 21 ईयर्स के बाद रुक जाती है। मेंटल ग्रोथ तो नहीं कह सकते रुकना, लेकिन हाँ, एक फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हाइट अब नहीं बढ़ती, बट क्या डेवलपमेंट रुक जाती है? नहीं, डेवलपमेंट चलती रहती है उसके बुढ़ापे तक, उसके स्किल्स डेवलप होते रहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो ड्राइंग की बात हो, राइटिंग की बात हो, उसके मेंटल लेवल की बात हो, ये सब डेवलपमेंट चलते रहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ना, दिमाग, जो उसकी बुद्धि का विकास हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, कि एक जैसे किसी के पापा अगर सपोज बहुत समझदार है तो उसका बेटे के भी समझदार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि अगर बच्चा बहुत अच्छा भी कर रहा है बट उसके पापा या मम्मी, उसकी जो हेरिडिटी है, जो उसके गुण आ रहे हैं उसके पीछे से, उसके वंशजों से, या उसके कह सकते हैं कि जो उसके एंसेस्टर्स थे, जो उसके पहले के लोग थे, उसके पापा दादा, उन सब से जो गुण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो असर तो दिखा रहे हैं ना। और इन्वायरमेंट, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। ठीक है, तो अलग अलग जो कहते हैं ना कि इंडिविजुअल जो होता है उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, किस बेस पे? सोशल, मेंटल डेवलपमेंट। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से भी सोशल और मेंटल डेवलपमेंट चेंजेस हो सकते हैं। ये जीन्स की वजह से होता है, इनहेरिट्स की वजह से होता है, जो अपने एंसेस्टर से आते हैं, अपने माता पिता से आते हैं। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे किसी को खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल रही, साइकोलॉजिकल कंडीशन अच्छे नहीं है, या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, उसे सीखने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियसली उसकी डेवलपमेंट कम होगी। ठीक है, नाउ सेवेंथ, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ऑब्वियस सी बात है, सपोज किसी का दिमाग पहले बढ़ता है बट किसी की उंगलियां शुरू में बढ़ रही हैं, किसी का हाथ बढ़ रहा है ना। हम किसी का क्या, हम अपनी बात कर लें तो जरूरी नहीं कि जितने स्पीड से उंगलियां बढ़ती है उतनी स्पीड से हमारे पैर बढ़े, या जितने स्पीड से हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है उतने स्पीड से हमारा माउथ का भी ग्रोथ या टीथ का ग्रोथ हो रहा है। हर चीज का डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग है। तो वही कह रहा है, डेवलपमेंट जो होता है बॉडी पार्ट्स में अलग अलग डिफरेंट रेट से होता है। वैसे देखा जाए तो ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ 18 टू 19 21 ईयर्स तक अप्रोक्स रुक जाती है, बट क्या बाकी बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ नहीं होती? होती है ना। बहुत सारे जेनाइटल पार्ट्स या जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बाद में ग्रो करते हैं 14 18 के बाद। तो ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ रुक जाती। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट है, प्रोसीड स्टेज बाय स्टेप, डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज, एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो जाती, स्टेज स्टेज धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अकर्स इन डिफरेंट स्टेज। ईच स्टेज हैज सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हर एज की अपनी खास बातें हैं। जैसे कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के रेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी का ग्रोथ जल्दी हो रहा है, किसी का ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, किसी की डेवलपमेंट जल्दी हो रही है, किसी की लेट हो रही है। तो कह रहा है, तो हम ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि
हर चीज की एज लिमिट कितनी है, कोई हो सकता है 20 साल तक बढ़ रहा है, कोई 21 साल तक ग्रोथ हो रही है किसी की डेवलपमेंट लाइफ टाइम चल रही है, किसी की डेवलपमेंट रुक गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया, डेवलपमेंट रुक चुकी है उसकी, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं कर रहा, इमोशनली डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, सोशल डेवलप नहीं हो रहा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, बहुत सही बात है ये, कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू लेटर डेवलपमेंट, बाद में जो डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर न्यूट्रिशनल, इमोशनल और सोशल कल्चरल एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो ये सब चीजें अर्ली डेवलपमेंट में ध्यान दी जाती हैं। अगर सही शुरुआत सही होगी तो आगे का अच्छा होगा, इसलिए अगर शुरुआत अच्छी नहीं होगी, अगर हम उसको अर्ली एज में उसका ध्यान ना रखें तो आगे वो अच्छा नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट, ना कि बाद का डेवलपमेंट। 10th, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कह रहा है इट इज पॉसिबल फॉर अस टू प्रिडिक्ट एन अर्ली एज एंड रेंज विद इन विच द मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज लाइकली टू फॉल, मतलब एक हम गेस कर सकते हैं कि हाँ इसकी डेवलपमेंट इतने साल तक हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उतने एक्यूरेसी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ 11th इज सोशल लर्निंग थ्योरी और फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये क्या है, तो देखा जाए तो कह रहा है इसमें दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय एन ए मिलर एंड जे डॉलर, एन ए मिलर और जे डॉलर ने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, बताया था 1941 में। ये सब याद रखना आपको, डेट्स कौन कौन सी होती हैं और किस किस ने कौन सी थ्योरी बताई है, पूछ देता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं वो देखने से सीखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख के सीखते हैं। बाय इनिशिएटिंग द ऑब्जर्व्ड एक्शंस द इंडिविजुअल लर्न्स द एक्शन, मतलब पहले दूसरे ने क्या किया उसको देख के सीखा और उसको करने की कोशिश की तभी सीखा, मतलब पहले उसको देखा, ऑब्जर्व किया, और जो उसने किया उसी को करना स्टार्ट कर दिया और सीख गए। तो जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो लोग होते हैं वो दूसरों को देख के, कि दूसरे क्या करें उसको देख के सीखते हैं, ठीक है। जो लोग होते हैं वो दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख के सीखते हैं, और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन सो दैट दे रिपीट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इसीलिए कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो, मतलब उसको अच्छा दिखाओ, अच्छा सिखाओ, ताकि वो उसी की तरफ बढ़ने, उसी रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करे। अगर हम उसको नेगेटिव चीज दिखाएंगे तो वो जो देखेगा वही सीखेगा, तो उसको अच्छा दिखाओ, अच्छी चीजें बताओ ताकि वो उसकी तरफ बढ़े, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये सब क्या होते हैं, बोथ बिहेवियर और लर्निंग में इंप्लीमेंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, डेवलपमेंट जो होता है वो सेम पेस से, सेम स्पीड से सबके लिए नहीं फॉलो होता है, नहीं जाता है। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं आगे, कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए सेम स्पीड नहीं फॉलो करता है, मतलब कि सपोज अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो सकता है लेट हो, उसकी ग्रोथ किसी की, सपोज ए और बी दो बच्चे हैं, तो ए बच्चे के या राहुल रोहित, तो हो सकता है राहुल की ग्रोथ लेट हो रही हो, रोहित की ग्रोथ जल्दी हो रही हो सकता है राहुल की जल्दी हो रही हो, रोहित की लेट हो सकता है कोई हाइट डेवलप, ग्रोथ जल्दी हो रही हो बट डेवलपमेंट कम हो रही हो, किसी की डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा हो तो ग्रोथ कम हो रहा हो, तो इट डिपेंड्स कि डेवलपमेंट सेम स्पीड से नहीं होता है सब, डू नॉट प्रोसीड एट सेम स्पेस फॉर ऑल, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इसे थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, पूछ सकता है व्हाट इज थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, और इसे किसने लिया है, गैसल, जेसल बोलते हैं इसे, जेसल ने इसे फॉर्म किया, बनाया है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि चिल्ड्रन ग्रो थ्रू द सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, बच्चे ग्रोथ के तो सिमिलर स्टेज में जाते हैं कि इतने साल में इतने लंबे, इतने लंबे, इतने लंबे, ऐसे ग्रोथ होगी, ऑल्दो ईच चिल्ड्रन हैव मूव्ड थ्रू दीज स्टेजेस एट देयर ऑन रेट, तो स्टेजेस सबके सेम होते हैं, मतलब चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है, लेट एडल्टहुड, ये सब सबके आने हैं, जो टॉडलर से लेके एल्डर या वी कैन से जो लेट एडल्टहुड तक जा रहे हैं, बट सबकी स्पीड अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक अराउंड द सेम एज, सबको सेम एज में सिखाया जाता है कि चलना सीखो, चलना सीखो, बट कुछ जल्दी सीख जाते हैं कुछ लेट, ठीक है, हो सकता है ऐसा। नाउ कह रहे हैं एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हमने देखे, तो इसका
इसको पढ़ा क्यों जा रहा है, क्यों पढ़ाया जाता है टीचर्स को, मतलब क्या एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वही है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। तो देखते हैं, कह रहा है चिल्ड्रन कैन फुली डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज एंड देयर पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट बिकम्स द बिगेस्ट व्हेन दे डू इट वॉलंटरी। मतलब जब वो ढंग से करें तभी उनके जो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने डेवलपमेंट या फिर हम बोल रहे हैं एबिलिटीज है डेवलपमेंट करने की, वो ज्यादा अच्छे से कब हो सकती है, जब उन्हें सिखाया जाए, अच्छा जब उन्हें पुश किया जाए, मतलब पुश फैक्टर होना चाहिए उस चीज में। ठीक है, गुड एजुकेशन aims will be achieved more easily if they are based on clear principles and area linked to children's daily activities. Suppose किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी चीजें सिखानी है, तो वो कब हो सकता है, जब उन्हें हम चिल्ड्रन उसके डेली दिनचर्या में जो डेली उसके एक्टिविटीज हैं उसमें कुछ करें कि उसको इंटरेस्ट भी आए और तब वो सीख सके उस चीज को। तो ये सब चीजें पढ़ना इसलिए जरूरी है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। देखते हैं कि कौन कौन से एजुकेशनल डेवलपमेंट चिल्ड्रन के हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा फर्स्ट जो है, वन ऑफ द एजुकेशनल एम्स इज टू डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। क्या करना है कि डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट होना और सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा रखें वो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशनल एम है सबसे पहले हमारा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, आजादी, जाओ मजे करो, नहीं। इंडिपेंडेंस मीन्स एबिलिटी टू थिंक, उनको सोचने की मतलब शक्ति प्रदान करना, सोचने के लिए छोड़ देना कि सोचो, अपने खुद सोचो। ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस सोचो, जितना सोच सकते हो, इसके बारे में जितने डेप्थ में जा सकते हो, कैसे भी जाओ, विदाउट इंस्ट्रक्टिंग देम। और इसमें क्या होना चाहिए, द टास्क ऑफ टीचर इज टू सी वेदर चिल्ड्रन कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, क्या वो खुद से रियलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। सेकंड जो होता है, टीचर्स हैव टू डिस्कस एंड ड्रॉप हिंट्स टू हेल्प देम। अब बच्चा नहीं सोच पा रहा मान लो, तो क्या करे टीचर, खड़ा रहे, बैठा रहे, देखता रहे, नहीं, कुछ हिंट्स छोड़े। अच्छा नहीं समझ पा रहे, ये लो हिंट। अच्छा अभी नहीं समझ पा रहे, लो क्या ये हो सकता है, तो बच्चा कहेगा हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो यानी कि हिंट देना बहुत जरूरी है टीचर्स को। ठीक है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को लूज ना करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है, कह रहा है एजुकेशन एम्स टू रिस्पेक्ट द पेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या करता है, डेवलपमेंट के पेस को रिस्पेक्ट करता है। ईच चिल्ड्रन, मतलब कि सपोज कोई बच्चा जल्दी कर रहा है, कोई बच्चा धीरे कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो जल्दी जल्दी कर रहा है हम उसको इंपॉर्टेंस दें, जो धीरे कर रहा है उसको नहीं करें, कोई बात नहीं। हर बच्चे के डेवलपमेंट के पेस को रिस्पेक्ट देना ये एजुकेशन का काम है। ठीक है, इट इज फंडामेंटल दैट टीचर्स प्रिपेयर फॉर अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज। बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो स्टार्ट करें उस चीज से जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और उसको अच्छे से डेवलप कर सके, मतलब टीचर्स को एक्टिविटी के फॉर्म में बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को उसमें मजा आए और वो सीख सके, और टीचर को उसी एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए जिसमें बच्चों को ज्यादा मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन कैन इवेलुएट द डेवलपमेंट ऑफ ईच level of each child and decides how to aid and understand what he should desire to think immediately। मतलब एजुकेशन को क्या ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के जो डेवलपमेंट का लेवल है हर बच्चे का, ठीक है, उसके लिए डिसाइड करना चाहिए कि हाउ टू एड एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स ही शुड डिजायर और थिंक इमीडिएटली, कि क्या उस बच्चे को पसंद है, किसमें वो जल्दी सोच सकता है, समझ सकता है, इन चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन वाइडन देयर एक्टिविटीज। एजुकेशन क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है किस चीज में, ताकि वो अपने एक्टिविटीज को वाइडन कर सकें, बढ़ावा दे सकें, अपने आइडियाज को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, देयर आइडियाज टू थिंक, सोचने समझने के लिए उनको बढ़ावा दे सके। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट दे, ताकि वो बच्चा अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये तो चलता रहता है, फ्रॉम बर्थ, जब तक बचपन से लेकर जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता, एक डेफिनेट पैटर्न में आगे बढ़ता रहता है, एक सीक्वेंस में बढ़ता रहता है। और ये जो होता है, हर स्टेप जो होता है एक सर्टेन स्टेज में, एज में आता है।
एज के सर्टेन स्टेज में एक एक स्टेप बढ़ता है वो, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, देखते हैं। तो पहला है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आता है हेरिडिटी फैक्टर। मतलब दो टाइप के फैक्टर्स हो जाएंगे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बच्चे के अंदर से डेवलप हो, और एक्सटर्नल मतलब जो उसके एनवायरमेंट, आसपास के पड़ोस की चीजों से आए। एक्सटर्नल, इंटरनल अंदर से, एक्सटर्नल बाहर से, ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो पहले इंटरनल फैक्टर्स को जरा देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कहते हैं पूर्वज होंगे वैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। मतलब जैसे एंसेस्टर्स होंगे, जैसे उनको उनके जेनेटिक फ्लो जैसा मिलेगा, मतलब जो उनके हेरिडिटी में है। मतलब सपोज पापा से कुछ बिहेवियर आया, मम्मी से कुछ बिहेवियर आया, दादा दादी से कुछ चीजें आई। बेसिकली दादा दादी की चीजें मम्मी के थ्रू और पापा के थ्रू ही आती हैं। तो अब सपोज एक किसी के पेरेंट्स बड़े हैं तो बच्चा भी बड़ा होगा, मतलब ज्यादा लंबा होगा। किसी के पेरेंट्स ज्यादा फेयर है तो बच्चा भी फेयर होगा, डार्क है तो डार्क होगा, छोटे हैं तो वो भी छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं चीजें डेवलप, फर्क पड़ता है हाइट में, वेट में, बॉडी बिल्ड में, ये सब चीजों में फर्क पड़ता है उसके, और ओवरऑल डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जिसमें बॉडी बच्चे की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो जैसे सपोज अपने पूरे ग्रोथ में जो जो चीजें उसके साथ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है। कह रहा हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ रेट ऑफ अर्ली मैच्योर टू लेट मैच्योर। ऑब्वियस ही बात है, कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक बच्चा बहुत छोटे एज में बड़ा ही सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट में भी बचपना दिखाते हैं। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनके हेरिडिटी से चीजें आती हैं, ठीक है। तो और जेनेटिक जो होता है, ये कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के पैटर्न ऑफ ग्रोथ में फर्क पड़ता है। मेल है कि फीमेल है, उस पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। ये तो आसान सा था बहुत। नाउ नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर, कि फिजिक कैसा है वो भी डिपेंड कर, उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे सपोज कि एक बच्चा है, अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी होगी, वो हेल्प करेगा चाइल्ड डेवलपमेंट में ज्यादा, एज कंपेयर टू वो बच्चा जो ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा। क्योंकि उसके बोन्स ज्यादा मजबूत होंगे जो न्यूट्रिशन अच्छा ले रहा है, मसल्स अच्छी ग्रोथ होगी, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, तो उसको फैटिक नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ओबीज नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, उसको मोटापा ज्यादा नहीं आएगा, उसके डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। तो मसल, मेंटली और हर टाइप से वो फिट, स्ट्रॉन्ग और जल्दी डेवलप करेगा, ठीक है। अब आती है बात इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है, और ये इंटरनल चीज है, इंटेलिजेंस बाहर से नहीं आती किसी से लेके या देखे, ये अंदर से होती है। जो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वैसे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सबका दिमाग सेम होता है, बट नहीं। सबका इंटेलेक्चुअल लेवल, सबका इंटेलिजेंट होना या ना होना, ये अलग अलग बातें हैं। कोई इंटेलिजेंट है या कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें, सेम चीजें नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या हो सकता है कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ज्यादा इंटेलिजेंट वाले का ग्रोथ जल्दी होगा, कम इंटेलिजेंट वाले का ग्रोथ धीरे होगा। मतलब पेस पे डिपेंड फर्क पड़ जाएगा। जिसकी जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो कम इंटेलिजेंट होगा उसकी स्पीड कम होगी, पेस में फर्क आ जाएगा। कह रहा है कि it has been seen that intelligence affects the physical development। obvious सी बात है, चिल्ड्रंस हुआ इंटेलिजेंट, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं फिजिकली, और जो चिल्ड्रन कम इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने टास्क को स्लो स्पीड से करते हैं। कॉमन सेंस है, नॉर्मल सी बात है। थॉट प्रोसेस को फर्क पड़ता है, ज्यादा सोचने की समझ इंटेलिजेंट लोगों को जल्दी ज्यादा होती है, जो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते उनकी सोचने की समझ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन जो है वो है इमोशनल फैक्टर्स। तो अब कौन कितना इमोशनल है उस पर भी फर्क डेवलपमेंट का पड़ता है। ज्यादा इमोशनल, जो अपने इमोशनल को बैलेंस ना कर पाए, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाती। और जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें बेसिकली ज्यादा अच्छे से होगी। तो इमोशनल फैक्टर्स अफेक्ट द चिल्ड्रन सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड मोरल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इमोशनल क्या है, सोशल, मेंटल, फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट सब पे इंफ्लुएंस करता है, सबको फर्क पड़वाता है, ठीक है। वो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी फर्क पड़वाता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, कि लैंग्वेज में अच्छा अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है।
लेकिन जो बच्चे अपने इमोशंस को, ठीक है, ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए, ठीक है, वो जल्दी लर्न कर सकते हैं, चीजों को जल्दी रेगुलेट कर सकते हैं अपने इमोशंस को। अगर वो चीज, उनका नेचर उस तरफ जा रहा है, तो मतलब उनका नेचर अगर सही है, वो इमोशनल कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो जल्दी चीजों को अचीव कर पाएंगे, चीजों को जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, दूसरों के इमोशन को पॉजिटिवली ले पाएंगे। ठीक है, ओके। ये तो हो गया इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जो पहला एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट इज, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली। ये फैमिली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, फैमिली ही होती है जो किसी को कहीं ना कहीं चीजों को सीखने के लिए बढ़ावा देती है या नहीं देती, मतलब या तो बढ़ावा देगी या नहीं दे पाएगी। तो फैमिली का एक बच्चे के शेप, एक बच्चे के लिए खासकर बच्चे की लाइफ को शेप करने का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसको शेप ला सकते हैं, शेप इन द सेंस कि उसके जो फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका फ्यूचर कैसा हो एक फैमिली। ठीक है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड, अच्छी बॉन्डिंग होगी तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये आपको इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ, अगर फैमिली बड़ी हो तो उनकी ज्यादा मोरल वैल्यूज होंगे, एजुकेशन एज वेल एज सपोर्ट टू द चिल्ड्रन होगा। ज्यादा बड़ी फैमिली होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी, तो मोरल वैल्यूज भी ज्यादा सीखने को मिलेगा उसको, उस बच्चे को, और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलने के चांसेस हो सकते हैं सपोर्ट में। लेकिन जो छोटी फैमिली होगी वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती है, मतलब दोनों में अलग अलग चीजें हैं। बड़ी फैमिली होगी तो बच्चा मोरल वैल्यूज को सीखेगा और एजुकेशन में अच्छा कर सकता है, सपोर्ट मिलेगा। बट छोटी फैमिली होगी उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है उसको। चिल्ड्रन गोइंग थ्रू स्ट्रेसफुल फैमिली इन्वायरमेंट आर ब्रोकन फैमिलीज। बट लेकिन जो बच्चा स्ट्रेसफुल फैमिली में चल रहा है, जैसे माता पिता में लड़ाइयां चल रही हैं, मॉम डैड में उसकी लड़ाइयां चल रही है, डेली टेंशन हो रहे हैं, या ब्रोकन फैमिलीज है, मतलब कि उसके पापा मम्मी अलग अलग रह रहे हैं, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज होगा, फिर उसका ध्यान तो वहीं रहेगा कि घर में ये चल रहा है, ये कलेश हो रहा है, या ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये उसके इमोशनल सोशल डेवलपमेंट में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। कहता है ना, द इमोशंस एंड सोशल डेवलपमेंट आल्सो अफेक्टेड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर। ठीक है, नाउ सेकंड जो है इसमें, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। ये फैमिली हो गया। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है, ठीक है, वो उसके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पे मैटर करता है। मतलब इन्वायरमेंट कैसा है फिजिकल, एक फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल डेवलपमेंट है, कंफ्यूज मत होना। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो आसपास का वातावरण कैसा है, उससे उसका, उस जिस वातावरण में वो जन्म ले रहा है, ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, उससे उसका मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट मैटर करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे सपोज अगर पॉल्यूशन, एनवायरमेंट ऐसा है कि पॉल्यूशन है, ठीक है, नॉइज लेवल ज्यादा है, ओवर क्राउडेड है, भरे हुए घर हैं, नेबरहुड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब चीजें अच्छी हैं या नहीं है, ये सब बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। अगर पॉल्यूशन होगा तो उसके हेल्थ बच्चे का अच्छा नहीं होगा, तो हमने अभी पढ़ा है, हेल्दी बच्चा नहीं होगा तो जल्दी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्राउडेड होम्स जो होते हैं वो बच्चे के नीड्स को नहीं देख पाते हैं। घर में जगह नहीं है तो बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा, और अच्छे अपने आप को ग्रोथ नहीं दे पाएगा, अपने मेंटल लेवल में ग्रोथ नहीं ला पाएगा। घर कैसा है, हाउसिंग क्वालिटी, आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, ये सब बच्चे के बिहेवियर को शेप करता है, डिजाइन करता है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। नाउ सेकंड वन डन। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का नाम ही है सोशियो इकोनॉमिक, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे डिपेंड करे। मतलब उसका, उसकी सोसाइटी कैसी है, और इकोनॉमी मतलब पैसे की बात है, इकोनॉमी मतलब पैसा, मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है बच्चे की, ये भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट, कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो जिसमें बच्चा जन्म ले, इस पे भी बच्चे की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। अगर एक वेल टू डू फैमिली हो, मतलब बहुत अच्छी फैमिली हो, बहुत ज्यादा पैसे वाली फैमिली हो, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगी, नए नए हॉबीज के लिए, मतलब जैसे होता है ना, ये क्लब ज्वाइन कर लो, बैडमिंटन कोचिंग, क्रिकेट कोचिंग, हॉबीज के लिए ले जाएंगे।
वेकेशन पे ले जाएंगे, और बच्चा जहाँ दूसरों से मिलके नए नए एक्सपीरियंसेस को सीख पाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उसके अंदर कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, बट और साथ साथ वो उसके कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करवाएंगे। बट जो लेस फॉर्चुनेट बैकग्राउंड होगा, मतलब उतना अच्छा भविष्य नहीं है, उतनी अच्छी किस्मत नहीं है जिस फैमिली की, मतलब कम पैसे वाली फैमिली में अगर ग्रो करेगा, तो उसके वो किस किस चीजों का फेस करेगा? इल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब उसे मोटिवेशन नहीं, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा उसे, डिप्रेशन में रहेगा। और ये सब इम्प्रॉपर फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट इम्प्रॉपर होगा, मतलब अच्छे से नहीं होंगी। कौन सी चीजें इम्प्रॉपर, क्या चीजें होंगी? फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें इम्प्रॉपर होंगी, कि फिजिकली भी नहीं कर पाएगा, कॉग्निटिव मेंटली भी नहीं कर पाएगा, और सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट भी उसके अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? हम पढ़ तो रहे हैं, बट है क्या चाइल्ड साइकोलॉजी? तो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो कह रहा चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड एरिया, कोई एक छोटी चीज नहीं है, बहुत, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, वास्ट चीज है, जिसे हमें समझने की जरूरत है कि एक बच्चा जन्म कैसे लेता है, ठीक है, एडोलेसेंस से, जन्म से लेकर एडोलेसेंस तक कैसे पहुंचता है, ये है चाइल्ड साइकोलॉजी। It attempts to make sense of every aspect of child development, including how children learn, think, interacts, respond to people around them. मतलब वो चीजों को समझ कैसे रहा है, वो उसके अंदर सेंस ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सेंसेस कैसे उसके डेवलप हो रहे हैं, कि वो बच्चा कैसे समझ रहा है, सोच क्या रहा है, इंटरेक्ट कैसे कर रहा है लोगों के साथ, बात बातचीत कैसे हो रही है उसकी, और किसी की बात का रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, ठीक है। ये है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। आपने दोस्त कैसे बना रहा है और इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब चीजें चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मॉसबीज मेडिकल डिक्शनरी, मॉसबी की जो मेडिकल डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चे और थोड़े से बड़े, इन्फेंट और चिल्ड्रन, दो तरह के होते हैं ना, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो इनके मेंटल, इमोशन और बिहेवियर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये है चाइल्ड साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि इस क्वेश्चन आ जाता है अकॉर्डिंग टू मॉरबीज मेडिकल डिक्शनरी, और चार ऑप्शन करेक्ट करो कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज, और चार ऑप्शन दे रखा होगा, तो इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है सब। ये कॉग्निटिव, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कैसे दूसरों से बात कर रहा है, अपने चीजों को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, इन डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर ऑफ ए चिल्ड्रन। चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, वो फोकस करता है किस चीज पे? माइंड और बिहेवियर ऑफ एक बच्चे के माइंड, दिमाग, और उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज पे फोकस करता है जब वो जन्म लेने वाला हो, ठीक है, और जब वो जन्म लेके एडोलेसेंस तक पहुंच चुका हो, मतलब 18-20 साल की उसकी उम्र होने, 16 to 18 ईयर्स की उसकी उम्र होने वाली है तब तक। देयरफॉर इसलिए कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी सिर्फ बच्चा ग्रो कैसे कर रहा है इस पे, फिजिकली कैसे ग्रोथ हो रही है, मतलब उसके हाथ पैर, हाइट, वेट, ये फिजिकली डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात नहीं होती है चाइल्ड साइकोलॉजी में, लेकिन उसके मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की भी बात होती है साथ साथ। सिर्फ बच्चा हाइट, वेट में कितना ग्रो कर गया उससे मतलब नहीं होता चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी मीन्स कि वो मेंटली, इमोशनली और उसके सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें हम, तो कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं इसके पीछे कि एज अ पेरेंट, टीचर और केयर गिवर, मतलब पेरेंट, टीचर या केयर गिवर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के बिहेवियर को हम अडॉप्ट करें, मतलब बिहेवियर ऐसा हो कि वो हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर सके अपनी जिंदगी में। कभी अच्छी सिचुएशन भी आएंगी, कभी बुरी भी आएंगी, कभी कुछ चैलेंजिंग फेजेस भी आएंगे लाइफ में जिसमें वो चैलेंज फेस करना होगा उसे, तो उन चीजों में वो अपने आप को क्या करे, अडॉप्ट कर ले, उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन,
टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर एंड टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक बच्चे को समझना और एक बच्चे के डेवलपमेंट को समझने को के लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना जरूरी है, कि बच्चा कैसा है उसे समझ सके चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्रू, और बच्चे के डेवलपमेंट को समझ सके। टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय चिल्ड्रन, ताकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए समझते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम बच्चे, जो एक बच्चा है हमारे सामने, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम, उस बच्चे के मतलब कि वो बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, और उसका साइकोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, ठीक है, और उसका हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है बच्चे के साथ, कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है, फेस कर रहा है, उसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है उस बच्चे का, वो प्रॉब्लम उसको क्यों फेस कर रहा है, उसके अंदर क्या दिमाग में चल रहा है उसके, समझ सकें उससे, और उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकें हम उसको, उससे बात करके। थर्ड जो है कि ये इंपॉर्टेंट, पहले दो हो गए हमारे, थर्ड जो है ताकि हम वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकें, ठीक है, बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन करवा सके, और पेरेंट्स का भी, मतलब टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ ए चाइल्ड एंड द पेरेंट, ताकि बच्चे और पेरेंट जो भी हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन हो सके, ताकि वो इन्वायरमेंट में जिसमें बच्चा ग्रो हो रहा है उसे अच्छे समझ सके, कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में ग्रो कर रहा है, उस वातावरण को समझ सके कि बच्चे के लिए हम और क्या कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। उसके मतलब यहाँ पे कि हम इन्वायरमेंट को समझना है, इन्वायरमेंट कैन बी अंडरस्टूड। फिर है फोर्थ, टू हेल्प टीचर्स रिकॉग्नाइज हाउ टू डिलीवर द कंटेंट ऑफ स्टूडेंट टू द स्टूडेंट इन ए वे दैट आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस, मतलब क्या पता है हमें बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में या फिर कहीं पे भी, तो हर बच्चे का तरीका अलग अलग है समझने का, हर बच्चा एक ही टाइम पे चीजों को नहीं समझ सकता, कुछ बच्चे को ढंग से समझाना पड़ता है, किसी को बहुत ज्यादा कम समझाना से काम चल जाता है, किसी को बहुत अलग स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको अलग तरीके से समझाना है, तो उसके लिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं कि एक हमारे पास अगर कोई बच्चा है तो जो हमें कंटेंट उसको डिलीवर करना है, समझाना है, उसे हम कैसे समझाएं ताकि वो डिफरेंसेस होने के बाद भी समझ सके, मतलब वो बाकियों से अलग है फिर भी उस चीज को समझ सके। अब चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने से फायदा क्या है, कि हम एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कि बच्चे के अंदर प्रॉपर स्किल डेवलप हो, एक बच्चे के अंदर प्रॉपर स्किल्स डेवलप करवाने के लिए हम पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर ये स्किल डेवलप कराने हैं तो हमें कैसे पहुंचना है, राइट पाथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्रोसीड कैसे करना है, जीरो से लेकर अपग्रेडेड लेवल तक कैसे पहुंचना है, ये सब चीजें इसमें हम देख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये तीन हो गए। फिर है चाइल्ड साइकोलॉजी टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एंड द पर्टिकुलर कॉज व्हेन दे हैव टू डील विद द कंडीशंस अकॉर्डिंगली, मतलब ये क्या बताता है कि स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बताता है एक बच्चे के, और एक पर्टिकुलर कॉज बताता है क्यों ये प्रॉब्लम हुई, और इससे डील कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन उसके अकॉर्डिंग, कि बच्चे के बारे में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसे डील कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये चीजें थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं जितने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी ट्रेट्स। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, कि बच्चे के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पढ़ना, जानना। ये क्या हेल्प करेगा, कि क्या बच्चा फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, और बच्चे को वैसे कैसे मोल्ड किया जा सकता है, कि सपोज अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि जो हमारे सामने बच्चा बैठा हुआ है वो बच्चा क्या बनना चाहता है फ्यूचर में, उसका फ्यूचर गोल क्या है, और उसे उस गोल तक ले जाने के लिए हम उसे कैसे मोल्ड कर सकते हैं, उसका ढांचा कैसे बना सकते हैं ताकि वो बच्चा उस तरफ पहुंच सके, ठीक है। तो पॉइंट्स लगभग मिलते जुलते हैं बट आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, अब इसके ऊपर 10 क्वेश्चन जरा फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और होप आपको ये कंटेंट तो समझ में होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट और बिल्ड हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा। अब पीछे जाके देख तो सकते हैं बट देखेंगे नहीं, हम पहले समझेंगे चीजों को, देखना कि आपको कितना याद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड नहीं है। नॉट, जब भी पेपर में क्वेश्चन मिले, जैसे मैं बताता हूँ, नॉट मिले ब्रैकेट बना दो या अंडरलाइन कर दो,
ताकि ध्यान रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल सही है, हमें नॉट ढूंढना है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, एग्जैक्टली यही आंसर हमारा सही है, क्योंकि ये गलत है। गलत इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में कभी क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को क्लासिफाई कर दें कि ये बच्चा अच्छा, उससे कम या उससे अच्छा बच्चा। हम क्लासिफिकेशन कभी नहीं कर सकते। अगर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो बच्चा, जो बच्चे अगर अच्छे नहीं है, उनको हमने क्लासिफिकेशन में नीचे डाल दिया, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ये कभी नहीं करता, नहीं करता है इस चीज को रिलेट। ठीक है, कभी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करना है, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है। हर इंडिविजुअल अपने तरह से ग्रो करते हैं। हम पहले पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड वन इसमें गलत है। गलत इन द सेंस कि नॉट है, ये कभी भी चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये वाला क्लासिफाई नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और ये हिंदी में भी आप लोग देख लेना कि कौन सा आंसर होगा। सेकंड वन भी ऑप्शन सेम है कि वर्गीकरण का हम जो सिद्धांत है ये कभी नहीं होता। ठीक है, हम वर्ग में नहीं डिवाइड कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज, चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी चाइल्डहुड स्टेज ओनली, सिर्फ बचपन का, इन्फेंट का ही, जो इन्फेंसी का जो चाइल्डहुड होता है क्या वही पढ़ना है? नहीं, ये तो गलत है। दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं होगा। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, सिर्फ कंसेप्शन पीरियड का, जब वो कंसीव कर रहा होता है, जन्म ले रहा होता है किसी छोटा सा बच्चा, नहीं। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली, सिर्फ चाइल्डहुड का। पहली बात ना आप याद रखना, सीटेट के एग्जाम में जब ओनली आए ना, ओनली, तो सोचो ये खतरा है। ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली वाला कभी नहीं होता है। और यहाँ नॉट तो पूछा नहीं। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, यस, दिस वन विल बी द राइट आंसर। कि कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक, मतलब जो, जब वो गर्भ में है, कंसेप्शन मतलब जब माँ के पेट के अंदर है, तो जो गर्भाधान होता है, मतलब ये देखो, ठीक है, गर्भाधान से लेके किशोरावस्था तक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि मतलब एडोलेसेंस तक जा रहा है। कहां से कहां तक? कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक। इस पूरे चीज को हम पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, तो फोर्थ वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, द सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज बाय मिलर एंड डॉलर्ड, अभी बताया था मैंने कि सोशल लर्निंग थ्योरी है जो प्रपोज किसने किया था? मिलर ने और डॉलर्ड ने। क्या बोला था? देखते हैं आपको इतना याद है। पीपल लर्न बाय वॉचिंग विद अदर्स डू व्हाट अदर्स डू, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये तो कहा था कि बच्चे या लोग उस चीजों को सीखते हैं जो दूसरे करते हैं, उनको देख के सीखते हैं। ये बात तो सही है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दें? देखते हैं, फर्स्ट तो सही लग रहा है अभी। ह्यूमन थॉट प्रोसेस कैन सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, ये बात भी सही है कि लोगों की जो सोच होती है वो सेंट्रलाइज होती है किस चीज की? पर्सनैलिटी को सोचने में। ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, पूरे पर्सनैलिटी को सोचने के केंद्रित होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। थर्ड वाला सही होगा क्योंकि इसमें बोथ 1 एंड 2 आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को कौन फॉलो करता है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये तो गलत बात है। डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये तो गलत बात है। सारे प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये बात सही है। ठीक है, और फोर्थ, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, नहीं, डेवलपमेंट चेंजेस होते रहते हैं, लीनियर नहीं होता। पहले शुरुआत में डेवलपमेंट फटाफट होती है, फिर धीरे धीरे भी हो सकती है, या पहले धीरे धीरे फिर तेज भी हो सकती है। तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट कि इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, मतलब सेम पेस मतलब स्पीड, सेम स्पीड से नहीं होती है। सही बात है, किसी के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सकती है, किसी की जल्दी हो सकती है डेवलपमेंट, बट होगी, बट धीरे स्पीड वैरी कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप, नरेश और मुकेश जो है वो सेम एज ग्रुप में है। दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में दोनों की डिफरेंसेस हैं, मतलब अलग अलग दोनों हैं। इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन किसकी वजह से है? ठीक है, तो सामाजिक और मानसिक, सोशल और मेंटल की बात कर रहे हैं, दोनों डेवलपमेंट में अलग अलग हैं। सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है उनके,
तो किसकी वजह से हो सकता है? सोचो आप, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिलेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड रिपीटेबल पैटर्न्स, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ऑब्वियसली सी, थर्ड पार्ट, सी पार्ट जो भी है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि इंडिविजुअल की, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग अलग होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इसका मतलब भी यही होता है कि हर इंसान सोशल और मेंटल डेवलपमेंट उसमें होती है, बट अलग अलग स्पीड से अलग अलग लेवल पे होती है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कह रहा चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं, कौन सा प्रिंसिपल है जो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता? मतलब जो उसे, मतलब कह रहा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर इन एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के एनवायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है? नहीं देता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये तो देता है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन, ये भी देता है या नहीं देता है? देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये तो सही बात है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ऑब्वियसली सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है पैटर्न में, ये सब सही है। तो नॉट, कौन सा नहीं देता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन, दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि सामाजिक अनुभूति का सिद्धांत जो है, ये सही आंसर है। ठीक है, कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी तरफ ये इंपॉर्टेंस उसको नहीं देता है। No. Next, understanding the principles of development of a child help a teacher in, बच्चे के डेवलप डेवलपमेंट को जानना, समझना। ठीक है, वो टीचर के लिए क्या हेल्प करता है, क्या मददगार होता है? इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स, ताकि जो अलग अलग टाइप के लर्नर्स हैं उनके बारे में समझ सके। देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, नहीं, कभी भी सोशल स्टेटस से तो टीचर को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल गलत। और रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, नहीं, ये भी गलत बात है। ऐसा नहीं होता कि हमें पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, वो टीचर को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको तर्क नहीं देना है इस चीज के पीछे। तो द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ए लर्नर, कि जैसे उसके बहुत सारे बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा किस तरीके से चीजों को समझ सकता है, उसको उस चीज को समझना है। तो उसके लिए उसको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, चाइल्ड डेवलपमेंट के को पढ़ने का स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को समझ सके। बात तो सही लग रही है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के डेवलपमेंट में, बाल विकास में एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट है। ये भी बात सही लग रही है, दो कैसे हो सकते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे में अलग अलग डिफरेंस है, हर किसी की स्पीड अलग होती है डेवलपमेंट की, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों के हैं, तीनों ही सही है, ऊपर एक सभी सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का इंटरनल फैक्टर कौन सा है? आंतरिक कारक कौन सा है? हमने पढ़ा है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़े हैं। तो कौन कौन सा है इसमें, कौन सा ऐसा है जो कि इंटरनल फैक्टर है? इंटेलिजेंस, ये तो है ही, क्योंकि ये तो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता, इंटरनल है वो। फिजिकल एबिलिटी, ये भी इंटरनल है। हेरिडिटी फैक्टर, ये भी इंटरनल है। यानी कि सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी। ठीक है, ओके, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? Which one of the following is a true statement corresponding to the cephalocadal principle of child development? cephalocadal principle जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, तो फर्स्ट जो है, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेके पांव तक होता है, तो ये बात तो हमने पढ़ी थी। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, फुट टू हेड, ये गलत है।
डेवलपमेंट इज फ्रॉम द मिडल टू द पेरिफेरी, बीच से लेके आसपास पेरिफेरी तक होता है, ये भी गलत है, none of the above, थोड़ा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेके पांव तक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब विकास होता है वो सिर से पांव तक होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं ये 10 क्वेश्चंस। इस कंसेप्ट को हमने सीखा आज और साथ में इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ताकि हमारा कंसेप्ट और बिल्ड हो सके। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाकर लिखना होगा @mathsphysicsomg, हमको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले और वहां पे आपको हमारे लाइव क्लासेस की अपडेट से मिल जाएंगी। साथ ही आपको इस चैनल का जो हमारे जो नोट्स है बेसिकली वो आपको मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं इस वीडियो के, मैं आपको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ सके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून, सी यू, बाय।